हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे। हम 3 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली पढ़ चुके थे और 3 प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी वो एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। एंड वी स्टार्टेड द फोर्थ वन कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कैसे डिफाइन किया था? ये किसी इंडिविजुअल फ्री एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल बॉन्ड। एटॉमिक दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, मान लो कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो किसी एटम की उस इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, एक बात याद रखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट ए मेजरेबल प्रॉपर्टी। जैसे बाकी सब प्रॉपर्टीज तो क्या है, एनर्जी रिलीज्ड है तो मेजर कर ली, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड है तो मेजर कर ली, एटॉमिक रेडियस है तो साइज मेजर कर लिया। इट इज नॉट ए मेजरेबल प्रॉपर्टी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट इन अ बॉन्ड। तो लिखेंगे इस बात को, ये लिख लें ये पॉइंट, अगर नहीं लिखा हुआ था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is not a measurable property। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट ए मेजरेबल प्रॉपर्टी, ये याद रखनी बात है। अब फिर हमने कहा था कि देयर आर 2 मेन स्केल। स्केल तो बहुत सारे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, बट 2 स्केल्स आर मेन। उसमें भी जो एक स्केल पॉलिंग स्केल है वो सबसे फेमस स्केल होता है, वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेफरेंस के रूप में यूज में भी आता है। पॉलिंग के स्केल का एक फॉर्मूला था कि 2 एटम्स, डिसिमिलर एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है, उनकी बॉन्ड एनर्जी को हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेते हैं, और वो एक फॉर्मूला था, एम्पिरिकल फॉर्मूला के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इक्वल टू 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। मैंने कहा भी था फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ना ही ये, इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन जेई मेन या एडवांस्ड में आते हैं जनरली वो ट्रेंड्स के ऊपर आते हैं, घटता हुआ ऑर्डर, बढ़ता हुआ ऑर्डर, कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी वैल्यू कम है, लाइक दैट क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन कंपैरिजन बेसिस, राइट। दूसरा स्केल हमने कहा था मिलिकन्स स्केल। मिलिकन स्केल इज द एवरेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट टेकन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और हमने ये भी कहा था कि जो पॉलिंग वैल्यूज होती हैं वो मिलिकन्स वैल्यू को अगर 2.8 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट द पॉलिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट वाज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल एंड मिलिकन स्केल। अब चलिए आगे की बात कहते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिखो हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द फर्स्ट वन, पहला फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप इस तरीके से बोलते हो कि यदि साइज अगर लार्ज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा होगा। अगर एटम का साइज दूर है तो वो न्यूक्लियस से दूर है, तो न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत है एटम की वो कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी लेस। तो साइज ज्यादा होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा। आपने क्या कहा था? आपने ऐसे ही तो कहा था ए और बी, मान लो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका न्यूक्लियस ही तो खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को। तो जेड इफेक्टिव जितना बी का ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी मोर। तो यू विल से जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी ग्रेटर। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। नाउ थर्ड, तीसरा, कई बार ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंपाउंड। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा तो ब्रैकेट में और साइज कितना होगा, छोटा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी ग्रेटर। तो ध्यान दो, Fe3+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe2+ से ज्यादा और Fe से ये ज्यादा। कॉपर 2+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉपर प्लस से ज्यादा, कॉपर से ज्यादा, तो ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो
सर ये इंडिविजुअल आयन में देखेंगे क्या? अरे नहीं, कंपाउंड में देखोगे। जैसे एग्जाम्पल कौन? FeCl3 में FeCl2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयरन की और फ्री आयरन से ज्यादा है, सो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये। तो फेरिक क्लोराइड के अंदर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां +2 में है और यहां तो 0 में है। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा साइज छोटा हो गया होगा, और साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, जितना साइज कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। सिमिलरली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा, नेगेटिव में -2 -3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। जैसे O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O- से ज्यादा है, O2- से ज्यादा है। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F- से ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O- से ज्यादा, जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O- देन O2-। और जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मान लो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप का, ये एक बार नोट कर लो। तो मैं ये पॉइंट्स हटा देता हूं, अभी और भी पॉइंट्स आएंगे, बट आप ये नोट कर लो पहले एक बार, नोट इट डाउन। वेल मान लो क्वेश्चन ऐसे कहें, कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H इन LiH H2 HCl। मान लो ये इस तरीके से क्वेश्चन कह दें, तो देखो एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग हो सकती है। जरा देखना, लिथियम पर +1, तो यहां हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, H2 में 0 में है और HCl में +1 में है। और जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, सोल्यूशन क्या हो गया? HCl इज ग्रेटर देन H2 इज ग्रेटर देन LiH। ये है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H हाइड्रोजन, ये हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम। तो गाइज इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इन द डिफरेंट कंपाउंड्स। ये हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ, जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा यूजफुल होता है, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन S कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि S इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटिंग देन P इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो जैसे ये एग्जांपल लो, CH4 C2H4 C2H2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये तो समझते हो। एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन और इथेन भी ले सकते थे, इथेन ही ले लो, चलो कंपैरिजन में आसान रहेगा। C2H6 sp3, स्ट्रक्चर ऐसी है C ये इस टाइप से, ये स्ट्रक्चर ऐसी हो गई C डबल बॉन्ड C, यहां स्ट्रक्चर हो गई C ट्रिपल बॉन्ड C, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दोनों ही sp2 एंड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो परसेंटेज S कैरेक्टर कितना है? कितना? 25%, 33.3% एंड व्हाट 50%। परसेंटेज S कैरेक्टर
तीनों कार्बन एटम्स की, इन तीनों कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, डिफरेंट है। और कहां ज्यादा है? जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो लिख लो परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n की वैल्यू सेम है, तो s ऑर्बिटल्स आर मोर पेनिट्रेटिंग देन p ऑर्बिटल्स। ns इज ग्रेटर देन np इज ग्रेटर देन nd ग्रेटर देन nf। कब से कह रहे हैं ये बात? 3 लेक्चर से यही बात कहते आ रहे हैं हम कि सेम प्रिंसिपल, सेम शेल के लिए s इज मोर पेनिट्रेटिंग देन p, p इज मोर देन d। डायग्राम भी बताया था आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स में। तो ये है डिक्रीजिंग पेनिट्रेशन पार। तो आप यही बात तो कह रहे हो कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहता है बिकॉज ऑफ द एडिशनल पीक्स इन इट। तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पार है, तो इसका मतलब s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की ताकत ज्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक में भी, कि जहां एस कैरेक्टर ज्यादा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्बन एटम इज मोर। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है। तो दिस कार्बन इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसी कारण से अच्छा खासा H पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है एंड दिस हाइड्रोजन बिकम्स एसिडिक इन नेचर। ऑर्गेनिक में पढ़ोगे ये बात आप कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, जबकि ये नेग्लिजिबल है, इसमें तो एसिडिक नेचर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम की या किसी और एलिमेंट की उतनी ही ज्यादा होगी इन द गिवन कंपाउंड। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। एक बार नोट कर लो इस सब पॉइंट को। Note it down. वेल ये तो थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात आती है ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स क्या होंगे इन पीरियोडिक टेबल? जरा ट्रेंड्स देखना। तो ट्रेंड्स हम दो तरीके से देखते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी पीरियड के अंदर साइज घटता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं, साइज भी बढ़ते हैं। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। वैसे इसमें एक्सेप्शंस बहुत रेयर होते हैं। ओनली वन नोटेबल एक्सेप्शन इज एक ही एक्सेप्शन है जो याद रखना है आपको। द वन नोटेबल एक्सेप्शन इज क्या है नोटेबल एक्सेप्शन? इन बोरॉन फैमिली electronegativity decreases from boron to aluminium and then slightly increases। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरॉन, बट गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गैलियम
इज मोर देन या एल्यूमिनियम इज ऑल्सो लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गैलियम। और ये रीजन का पता है आपको, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। तो रीजन इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। द रीजन इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स filled just before गैलियम। ये पढ़ चुके हैं हम, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से जस्ट पहले पढ़ा था ये, हम जब साइज की बात कर रहे थे। साइज में ही नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी पढ़ा था हमने ये कि रीजन इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स। गैलियम से पहले 10 इलेक्ट्रॉन डी में भरे हैं और वो पुअर शील्डिंग होते हैं। जेड इफेक्टिव छनता हुआ बाहर तक खूब ज्यादा आता है और साइज को छोटा कर देता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये बोरॉन फैमिली में याद कर लेना, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ये एक नोटेबल एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो और भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी पीरियोडिक टेबल है, एफ ब्लॉक में, डी ब्लॉक में कुछ कुछ हो सकता है, बट दिस इज द नोटेबल एक्सेप्शन दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन स्लाइटली इंक्रीजेस। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट होती है, स्टूडेंट्स याद भी रखनी होती है आपको। तो रिमेंबर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, मैं बता देता हूं कौन कौन से। ये देखो, रिमेंबर स्टूडेंट्स रिमेंबर और मेमोराइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, पॉलिंग वैल्यूज। तो पॉलिंग वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ एलिमेंट्स की याद करो, काम आएगी, ये याद करनी है आपको। जैसे क्या, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इज नियरली इक्वल टू नाइट्रोजन, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, is greater than carbon, is nearly equal to sulfur, is greater than iodine, is nearly equal to iodine, is greater than hydrogen, is nearly equal to phosphorus, is greater than boron, sodium, potassium, cesium is lowest. This is 4.0, 3.5, 3.0, nearly 3.0. अच्छा, एक डिजिट तक और जाएंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ब्रोमीन, this is 2.8, carbon 2.5, 2.5, 2.5, 2.1, 2.0, 2.1, 2.1 ही है ये, 2.0 एंड पॉइंट्स कितना 9, 0.8, 0.7। कंफ्यूजन ना हो, लाइक दैट। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखें। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, ये सबको पता होता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, इसलिए फ्लोरीन अपने कंपाउंड्स में कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होनी है, काम आएगा ये केमिकल बॉन्डिंग में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, याद कर लें इस सबको। तो ये थे ट्रेंड्स, एकमात्र एक्सेप्शन था वो भी बतला दिया आपको। अब बात आती है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो हेडिंग लिखो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले यहां तक की बात नोट कर लो। applications of electronegativity. The first one, percentage ionic character. कई बार हम बतला सकते हैं इन द कंपाउंड्स। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड,
परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या ऑफ ए बॉन्ड, ऐसे कर दो, इन ए बॉन्ड। तो किसी बॉन्ड में हम परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर बतला सकते हैं। अब ये बात तो देखो, हम कह ही रहे हैं कि दो एलिमेंट्स के बीच का बना हुआ बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता ना 100% कोवेलेंट होता। 100% कोवेलेंट बॉन्ड जब ही हो सकता है जब सेम एटम्स के बीच में या सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना हो। तो जैसे मान लो ये है HCl, जैसे ये है ClCl, ये है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर एक परमानेंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसे डाइपोल भी बोलते हैं। बाद में डाइपोल मोमेंट डिफाइन भी करोगे आप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, थोड़ा बाद में आएगा। तो Cl2 के अंदर ClCl बॉन्ड इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और HCl में यही बॉन्ड है तो कोवेलेंट बट पोलर। सम चार्जेस आर देयर। पोल्स मतलब हैविंग सम चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है 0, डेल्टा En 0 है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 0 है। परफेक्टली 100% कोवेलेंट बॉन्ड, तो यू कैन से 100% कोवेलेंट बॉन्ड। बट यहां नहीं, यहां सम आयनिक कैरेक्टर इज ऑलवेज देयर। तो इसका मतलब डेल्टा En, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। अकॉर्डिंग टू हेनरी एंड स्मिथ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 मॉड XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पॉलिंग स्केल में का स्क्वायर। ये हेनरी एंड स्मिथ का है, जहां पर XA XB क्या है, ये चाहिए भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B इन पॉलिंग स्केल, ये हेनरी एंड स्मिथ का फॉर्मूला है। और ये 50% आयनिक कैरेक्टर जब आता है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1, इफ डेल्टा En is 2.1 then percentage ionic character is equal to 50%। कैलकुलेशन सजेस्ट करती हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 रख दिया जाए तो ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50% है, मतलब 50% आयनिक बॉन्ड 50% कोवेलेंट बॉन्ड। बट अगर आप डेल्टा En is greater than 2.1 then bond is predominantly ionic। But similarly, if delta En is less than 2.1 then bond is predominantly covalent। ऑब्वियसली 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है तो यू कैन से दैट द बॉन्ड इज प्रीडोमिनेटली आयनिक, और यदि कोवेलेंट कैरेक्टर 50% से ज्यादा है देन यू कैन से दैट द बॉन्ड इज प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट। ये अकॉर्डिंग टू हेनरी एंड स्मिथ है, दिस इज अकॉर्डिंग टू हेनरी एंड स्मिथ। तो हेनरी एंड स्मिथ के हिसाब से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 2.1 है तो 50% आयनिक कैरेक्टर, 2.1 से ज्यादा है तो डोमिनेंटली आयनिक कैरेक्टर हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड में आयनिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा, चार्जेस उतने ही ज्यादा जनरेट होंगे, और ये कंप्लीट चार्जेस हैं +1 एंड -1, तो इट बिकम्स 100% आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अच्छा, ये तो हेनरी एंड स्मिथ के हिसाब से है।
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 2.1 से ज़्यादा है तो बोल देंगे आयनिक बॉन्ड है मेनली, और 2.1 से तो कोवेलेंट बॉन्ड, वैसे कम चलता है। ज़्यादा फेमस जो है वो है पॉलिंग का रेफरेंस। तो पॉलिंग का रेफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये साइड में जो ऊपर लिखा है ना, ये एक बार नोट कर लो, तो मैं हटाता हूँ, पूरा ही हटा दूंगा मैं, एक बार नोट कर लीजिए गाइज। Well, according to पॉलिंग के हिसाब से इफ डेल्टा ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 है देन 50% आयनिक कैरेक्टर। इसका मतलब इफ डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो आप कह सकते हो कि बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक, देन bond is said to be predominantly ionic। सिमिलरली अब बस समझ में आती है बात आपको कि डेल्टा ई एन अगर 1.7 से कम है तो आप कह सकते हो कि बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। बॉन्ड इज said to be predominantly covalent। तो ये तरीका है, दिस शुड बी फॉलोड, जनरली दिस इज फॉलोड। फॉलो दिस, आप इसको फॉलो करो, स्टूडेंट शुड फॉलो दिस। कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई हो तो एलिमेंट्स की और पूछ लिया जाए कि कौन सा किस नेचर का बॉन्ड है तो आप ये रेफरेंस यूज कर सकते हो, ये रेफरेंस यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो तो चलेगा। 1.7 इज ऑल्सो ऑल राइट टू से द बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट और आयनिक। तो ये था पहला एप्लीकेशन। क्या था पहला एप्लीकेशन? कि किसी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज पता हो तो उस बॉन्ड में हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, या बॉन्ड कोवेलेंट कहलाएगा या आयनिक कहलाएगा। बट ये बात पक्की है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच का बना हुआ बॉन्ड ना तो 100% कोवेलेंट होता है और ना ही 100% आयनिक। गॉट इट? नाउ मूविंग टू द सेकेंड एप्लीकेशन। लिखो सेकेंड एप्लीकेशन, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड in general डेल्टा ई एन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाती है। कारण है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली एटम का साइज का डिफरेंस भी कम हो जाता है तो बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब मजबूत बॉन्ड बनता है। जैसे HF का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, HCl, HBr, HI। ज्यादा स्ट्रॉन्ग, डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, HF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HCl बॉन्ड। क्यों? HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। सिमिलरली यूं कह सकते हो कि H2O में जो OH बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन H2S, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट है।
इसे हर जगह पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो जनरल है कि इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा, ऑब्वियसली H तो कॉमन ही है यहाँ, F छोटा एटम है जब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कनेक्टेड विद द साइज ऑल्सो, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड लेंथ काफ़ी कम है और छोटा बॉन्ड जितना होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, ये कई बच्चों ने पढ़ा होता है अच्छे से, तो इस तरीके से हम ये डिफाइन करते हैं। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड कैन बी कनेक्टेड विद दिस वन। नेक्स्ट पॉइंट, पहला नोट कर लो इसको, थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ये बताने में भी हेल्प करता है। जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैरीज द नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ये HCl है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज ले जाओ, तो बॉन्ड तोड़ो तो इस पर -1 चार्ज, इस पर +1 चार्ज, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना हो गया -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर के प्रेडिक्शन में या कैलकुलेशन में भी काम आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कैरीज नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में भी काम आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैरीज नेगेटिव चार्ज, सो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर। और जैसे मान लो HS डबल बॉन्ड O HO डबल बॉन्ड OH, सल्फर पर देखो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज, सल्फर पे +1, ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो इस पे -2 चार्ज, ये +2, -1 +1 -2 +2, चेक करोगे तो टोटल चार्ज ऑन द सल्फर, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 विल बी व्हाट, इट विल बी +6। इस बात को हम दोबारा से फिर बात करेंगे इन केमिकल बॉन्डिंग। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ फोर्थ, इन नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग में ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि पहले नाम लिखा जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का और बाद में लिखा जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is named first. Less electronegative element is named first and then the more electronegative element. पहले किसका नाम लिखा जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके बेसिस पे जरा OF2 का नाम लिखो। वैसे तो ऑक्साइड भी होते हैं ये, तो इसे यूं भी लिख सकते हैं डाइफ्लोरीन ऑक्साइड। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। जरा देखियो OF2 का नाम क्या लिखना पसंद करोगे, डाइफ्लोरीन ऑक्साइड या फ्लोरीन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड? दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ऊपर वाला ये फ्लोराइड है, ऑक्साइड नहीं है। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का नाम पहले कौन, ऑक्सीजन, फिर डाइफ्लोराइड। नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा, फ्लोरीन इन दिस केस, नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विल कैरी द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। ये भिड़ंत हो रही है। रेटिंग 1 एंड रेटिंग 2 में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट सीडेड कौन है, फ्लोरीन। सेकंड सीडेड कौन है, जैसे स्पोर्ट्स होते हैं ना, टेनिस खेलते हैं तो
उनकी सीडिंग की जाती है, फर्स्ट सीड, सीड नंबर 1, सीड नंबर 2, इस टाइप से। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो फ्लोराइड है ये, इट इज नॉट ऑक्साइड। समझ के बात को? तो कई बार ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो नेमिंग ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल रहेगा। एंड देन कम्स एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के कोई कंपाउंड आए पानी में कैसे टूटता है, तो नाम कैसे लिखें, एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे डिसाइड करें। तो पहले यहां तक की बात लिख लो एक बार, नोट इट डाउन। नाउ कौन से नंबर का एप्लीकेशन? 5th। एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ XOH मॉलिक्यूल। XOH मॉलिक्यूल अगर लेते हैं, कोई कंपाउंड लेते हैं, तो उसको वो एसिडिक नेचर भी शो कर सकता है, बेसिक नेचर भी, डिपेंडिंग अपॉन कि ये एक्स कौन है। तो ध्यान दो, ये एक जनरल पॉइंट है। इन जनरल मोर पोलर बॉन्ड इज इजीली ब्रोकन इन वाटर। जब तो कहते हैं वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड या पोलर कंपाउंड बढ़िया से घुल जाते हैं और टूट भी जाते हैं आयनों में। NaCl एकदम से टूट जाता है पानी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ Na+ एंड Cl-। तो इन जनरल मोर पोलर बॉन्ड इज इजीली ब्रोकन इन वाटर। तो इसके बेसिस पे आप यूं कह सकते हो कि XOH में हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड टूटे, तो क्या देगा ये? X+ प्लस OH-। OH- दरा है तो बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर ऑफ XOH। बट ये कब होगा? ऐसा जब होगा, कब ब्रेक होगा ये? व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H। अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से कम है तो ज्यादा पोलैरिटी कौन सी होगी? एक्सो बॉन्ड में। एक्सो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो आसानी से ब्रेक डाउन होगा इन द एक्वस मीडियम, वाटर के अंदर। एसिडिक और बेसिक मीडियम हम वाटर में डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से। तो पानी में डुबोया तो ये कब हुआ? जैसे वेयर एक्स कौन? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम टाइप एक्सेट्रा। तो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9, ऑक्सीजन इज 3.5, डिफरेंस काफी ज्यादा, हाईली पोलर बॉन्ड। जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा पानी में जनरली आसानी से टूट जाता है। पोलर बॉन्ड्स आसानी से टूट जाता है बिकॉज ऑफ द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 80 के आसपास होता है। 80 गुना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा देता है पानी बिटवीन द टू आयंस। तो यही कारण है आयनिक कंपाउंड्स आसानी से टूट जाते हैं। तो XOH में अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से कम है, ऑब्वियसली सोडियम पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, ये बेस बन जाएगा। उल्टा यदि XOH में ये वाला बॉन्ड टूटता है तो ये देगा XO- एंड H+, और पानी के अंदर वाटर ले लिया हमने, पानी के अंदर ये टूटा तो फिर XOH का नेचर क्या हो गया? एसिडिक नेचर। इट रिप्रेजेंट्स एसिडिक नेचर। और ये कब होगा? व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल, X का कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। ClOH, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, आयोडीन भी हाइड्रोजन से ज्यादा, तो फिर ज्यादा आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OH बॉन्ड। दिस इज मोर पोलर देन एक्सो बॉन्ड, टूट गया, एसिडिक नेचर। तो कंपाउंड्स की एसिडिक और बेसिक नेचर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन एक्वस मीडियम। जब आप पढ़ाई करते हो तो ऐसा नहीं है कि बस यही पढ़ रहे हो, बहुत सारी और भी चीज सीखते हो। जैसे जनरल पॉइंट सीख लिया, जनरल पॉइंट है ये
कि जितने ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा आसानी से पानी में टूट जाता है। नॉन पोलर कंपाउंड्स पानी में नहीं घुलते। लाइक डिजॉल्व्स लाइक नॉन पोलर में बढ़िया घुलेगा, पोलर में बढ़िया घुलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शन एक ही था, वो हमने बता दिया बोरॉन फैमिली में। बाकी ट्रेंड्स बता दिए, फैक्टर्स बता दिए जो अफेक्टिंग हैं, और एप्लीकेशंस भी बता दिए दैट यू शुड रिमेंबर। तो ये हो गई चारों प्रॉपर्टीज़। एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़नी होती है सभी स्टूडेंट्स को, ये ध्यान दें। चैप्टर खत्म होने के बाद, हम जब चैप्टर खत्म कर दें तो एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें लाइन बाय लाइन। जेईई मेन को खास पसंद है एनसीईआरटी, खूब क्वेश्चन पूछते हैं वो एनसीईआरटी से। ये हमने देख भी लिया 2019 एंड 2020 में जो अटेम्प्ट हुए हैं उनमें खूब जम के सवाल पूछे हैं इन्होंने एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी मेक्स अप अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर द स्टूडेंट्स। कई बार स्टूडेंट्स कहते भी हैं कि सर बुक बता दो। अरे इकट्ठी करके कोई दुकान लगाओगे क्या? धूल ही खाती हैं वो, खरीद कर रख तो लेते हो। अब नए नए स्टूडेंट आते हैं, आप ही देखो, मान लो अब 3 हफ्ते हो गए पढ़ते हुए। नाउ यू विल बी लोडेड विद द वर्क्स, लॉट ऑफ होमवर्क विल बी देयर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। एनसीईआरटी ऑल्सो यू हैव टू स्टडी, एंड अगेन टेस्ट विल कम आफ्टर सम डेज। और जब शुरू में आए थे पहला दूसरा दिन, सर बुक बता दो, सर हमें ये दे दो, सर हम खाली बैठे। और 15 दिन बाद देखूंगा कितने खाली बैठे हो। लगे रहो मुन्ना भाई, मेहनत करो जम के। यही इस लड़ाई चलती रहेगी तुम्हारी, फिजिक्स से लड़ाई, केमिस्ट्री से लड़ाई, मैथ्स से लड़ाई। इन लड़ाई में ही वन डे विल कम, यू विल बिकम द विनर, यू विल बिकम एन IITian, यू विल गेट एन IIT। तो यही है, फाइट करते जाते हैं, सीखते जाते हैं। मैंने पहले भी शायद कहा या नहीं कहा, बट स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि IIT की तैयारी में हाई लो चलता रहता है। हाई फील करना मतलब एड्रेनलिन एकदम शूट करना, यस आई क्या फोड़ दूंगा, रख के सब कर दूंगा, मेरे सामने क्या है PCM, उड़ा दूंगा रख के सब, आता है मेरे को सब। और लो मतलब मुंह देखो कैसा बन जाए लो में। कर तो रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं, होता ही ना है। टेस्ट में नंबर ही ना आते हैं, घर पे क्वेश्चन हो जाते हैं, टेस्ट में ना होते हैं। अभी इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मुझसे पूछते हैं कि सर मैं घर पे सारे क्वेश्चन कर लेता हूं, बट वो टेस्ट में बैठता हूं तो यार इसका क्या जवाब दें बताओ, हम पे तो कोई जवाब है नहीं इसका। तो लो भी फील करते हैं स्टूडेंट्स, हाई भी फील करते हैं। फीलिंग लो, फीलिंग हाई इज द पार्ट ऑफ जेईई प्रिपरेशन। इट हैपन्स विद एवरीवन। मैं तैयारी करूंगा तो मेरे साथ भी हुआ था व्हेन वी प्रिपेयर्ड फॉर जेईई। सबके साथ होता है। लो फील कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी उसके ओवरकम करके हाई फील करें, और हाई फील कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हाई फील कर रहे हैं करते रहें, और ऐसे रीजंस बनाएं कि हाई फील ही करते रहें। बट लो फील करना कोई बहुत नेगेटिव या बहुत अनयूजुअल सी चीज़ नहीं है। इट हैपन्स इन द प्रिपरेशन ऑफ जेईई। खैर ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑल द 4 प्रॉपर्टीज आर देयर। एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ें। बाकी यहीं पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की बात हम कर ही चुके हैं। एंड यहीं पे मैं एक और एडिशनल चीज़ ले लेता हूँ, हालांकि वो P ब्लॉक में पढ़ाया जाता है, बट हम यहीं ले लेते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में, और दूसरा इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। तो पहले लेंगे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हेडिंग लिखो, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट वैसे तो P ब्लॉक में होता है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फैमिली में जनरली पाया जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसे यहीं कवर अप कर लेते हैं। तो हेडिंग लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट। नोट कर ले पहले इसको।
इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? मैं सिंबॉलिकली समझाता हूं। जैसे बोरॉन फैमिली, बोरॉन कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, मेनली यही पाया जाता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। पीरियोडिक टेबल जितने अच्छे से याद होगी, इनऑर्गेनिक उतना बढ़िया चलेगा आपका। ये थोड़ा ध्यान रखें, भूले नहीं इस बात को। अगर इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो तो होता है NS2NP1, ये होता है NS2NP2, NS2NP3. Their general oxidation state, they show +1 mainly among the elements like this. इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां शो होता है। सो मैं जोन बना देता हूं। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज शोन हियर। ऑपरेट्स हियर। क्या है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट? जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं, पर्टिकुलरली इन द बोरॉन एंड नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली, the stability of the lower oxidation state increases, and lower oxidation state for the heaviest members, ये 6th period है, ये 5th period है, 4th period, and so on. So like that they go on. This is 3rd period, this is 2nd period. तो 4th, 5th, 6th period के जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, their general oxidation state is +1, +3, +2, +4 जनरल, +3, +5 हैवियर मेंबर्स में। तो हैवियर मेंबर्स जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली के, दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट बाय ए डिफरेंस ऑफ 2 कैसे? या तो +1 या +3, तो डिफरेंस कितना? 2 का। +2 +4 डिफरेंस 2 का, +3 +5 डिफरेंस अगेन 2 का। वो 2 क्यों? अगर ये आयोनाइज करोगे, कंपाउंड बनाएंगे +1 में, तो P का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और S के ना रिमूव हुए, तो विल शो द ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और P वाला भी रिमूव हो गया और NS वाला भी रिमूव हो गया, तो +3 विल शो। पॉइंट यही है कि ये जो इनर्ट पेयर है, इसे बोलते हैं इनर्ट पेयर। हैवी जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, NS वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लेना नहीं चाहते, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो पहले तो जनरल पॉइंट्स लिखें। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स, फैमिली हैवियर एलिमेंट्स, हैवियर HEAVIER। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली हैवियर एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट by a difference of 2। दिख रहा वो तो +2 +4 2 का डिफरेंस, +3 +5 2 का डिफरेंस, बिस्मिथ +3 +5 में पाया जाता है, लेड +2 +4 में पाया जाता है, टिन +2 +4 में पाया जाता है, सिमिलरली थैलियम +1 +3 में पाया जाता है। बट बोरॉन, कार्बन फैमिली हैवियर एलिमेंट शो, हैवियर मतलब ये 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, जो मैंने जोन बनाया है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बाय ए डिफरेंस ऑफ 2। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूं, ये लिख लिया था आपने, जगह नहीं है ना इसलिए। नेक्स्ट, मूविंग डाउन, इन ग्रुप बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन में भी ऑपरेट करता है बट वीक पड़ जाता है ये इफेक्ट। मेन ये इफेक्ट पाया जाता है बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली, मेनली भी लिख लो क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली में भी होता है।
तो मूविंग डाउन इन ग्रुप बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फैमिली मेनली, स्टेबिलिटी ऑफ lower oxidation state increases, that is NS2 electrons resist to take part in bond formation, particularly in heaviest members. Heaviest members कौन? थैलियम, लेड, बिस्मिथ. This effect is known as inert pair. कौन है इनर्ट पेयर? NS2 है इनर्ट पेयर. कौन है ये इनर्ट पेयर? नाम से मालूम पड़ रहा है इनर्ट पेयर, मतलब इनर्ट का मतलब बॉन्डिंग में पार्ट लेना ना चाह रहा है. ये कौन है? यो NS2 है. NS सर नहीं, NS सर का स्क्वायर. अबे हट. दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. पहले इतनी बात लिख लो, मैं दोबारा समझाऊंगा इसको. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. IIT JEE ने कई बार सवाल पूछ लिया इसके ऊपर, नोट कर लो पहले एक बार. दो क्या बात कर रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट में. दिस इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली, और ये वो जोन है जहां ये प्रभाव लगता है हैवियर मेंबर्स में. जनरली दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट बाय अ डिफरेंस ऑफ 2. कार्बन फैमिली +2+4 शो करता है, बोरॉन फैमिली +1+3 एंड नाइट्रोजन फैमिली +3+5 इन द हैवी मेंबर्स. मूविंग डाउन इन द ग्रुप इन द बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली मेनली, स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, दैट इज NS2 इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेना नहीं चाह रहे बॉन्डिंग में, रेजिस्ट टू टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, पर्टिकुलरली इन द हैवीएस्ट मेंबर्स थैलियम, लेड, बिस्मिथ. दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. इसका मतलब ये छठे पीरियड के जो थैलियम, लेड और बिस्मिथ हैं, दे आर मोर स्टेबल इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. मेन मुद्दे पे आ जाओ आप. मैं इसको हटा रहा हूं राइट साइड वाले पार्ट को, ये तो बना देता हूं समझाने के लिए. अच्छा, रीजन क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट का कि ऊपर से नीचे आने पर ये NS वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट क्यों नहीं लेना चाह रहे? क्योंकि जो बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड वीक बनता है, बिकॉज एटम का साइज जब बढ़ जाएगा तो बॉन्ड वीक बनेगा, और इनकी रिक्वायरमेंट में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, दिस इज नॉट कंपनसेटेड बाय द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द हैवी मेंबर्स एंड द अदर एलिमेंट्स. तो लिख भी देंगे NS2 इलेक्ट्रॉन्स in heaviest members do not want to take part in bond formation. So NS2 electrons in the heaviest members do not want to take part in bond formation, as energy required to remove NS2 electrons is not compensated by bond formation of these
लार्ज साइज्ड एलिमेंट्स। देखो क्या बात करें, अगर थैलियम +1 में ज्यादा इंटरेस्टेड है, +3 बनाना नहीं चाहता, +3 के कंपाउंड अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उतनी एनर्जी बॉन्ड बनाने में इवॉल्व हो नहीं पाती, इसलिए थैलियम इज मोर इंटरेस्टेड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखें, इसका मतलब ये हुआ कि थैलियम +1 is more stable than thallium 3+. Lead +2 is more stable than lead 4+ oxidation state, and bismuth 3+ is more stable than bismuth 5+. More stable oxidation state, oxidation number. Not only that, thallium plus is more stable than indium plus and more stable than gallium plus, जबकि thallium 3+ is less stable than indium 3+ and less stable than what? Gallium 3+. Stability order. ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सिमिलरली lead 2+ is more stable than Sn2+. Similarly lead 2+ is more stable than Sn2+, but lead 4+ is less stable than Sn4+. tin के लिए +4 is more stable, जबकि lead के लिए +2 is more stable. स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि tin is more stable in +4, lead is more stable in +2, antimony is more stable in +5, bismuth is more stable in +3, indium is more stable in +3, thallium is more stable in +1 oxidation state. So thallium is more stable in +1, in fact indium is more stable in +3. तो ये याद रखें, यही कारण है कि PbO2 is a powerful oxidizing agent and SnCl2 is a powerful reducing agent. नोट करो पहले राइट साइड वाले बात। अब तो ये लेफ्ट वाला भी हटा दो, इसको हटा देते हैं, हो गया एक्सप्लेन ये। यही कारण है कि SnCl2 is a very good reducing agent। क्यों? Sn2+ बड़ी आसानी से Sn4+ में easily it goes। इसका मतलब Sn2+ बड़ी आसानी से, भाई tin के लिए what is more stable? More stable। tin के लिए +4 इज मोर स्टेबल, जबकि lead के लिए +2 इज मोर स्टेबल। तो SnCl2 में ये +2 में है, ये तैयार बैठा, बस मुझे कोई पहुंचा दे +4 में, कूद के पहुंच जाऊंगा। पहुंच गया बड़ी आसानी से, ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली PbO2 BiO3 माइनस +5 में है ये, और ये +4 में, आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? ये Pb+4 वाला तैयार बैठा, बस मुझे कोई पहुंचा दे Pb2+ में, रिडक्शन हो गया, Pb4+ का रिडक्शन हुआ है, और जिनका रिडक्शन होता है एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही लॉजिक यहां भी है, बिस्मथ इज मोर स्टेबल इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में SnCl2 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मरकरी के टेस्टिंग में काम में आता है, मर्क्यूरस सॉल्ट्स को रिड्यूस करता है SnCl2। PbO2 is a very well known good oxidizing agent for many purposes. BiO3 minus is a very powerful oxidizing agent because of the +5 oxidation state, क्योंकि bismuth is more stable in +3. Heaviest members are more stable in the lower oxidation state, उससे ऊपर वाले are more stable in higher oxidation state.
यही कारण है कि जो TlI3 कंपाउंड है ये नहीं है Tl3 प्लस एंड 3I माइनस, नहीं, इस फॉर्म में पाया ही नहीं जाता। इट एग्जिस्ट एज Tl प्लस एंड ट्राई आयोडाइड आयन I3 माइनस। ये है कंपाउंड, ये ट्राई आयोडाइड आयन है, ट्राई आयोडाइड आयन I3 माइनस। तो TlI3 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Tl प्लस एंड I3 माइनस। तो गाइस ये कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है, आपको रियलाइज भी हो रहा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये तो IIT में आया हुआ भी है भी, IIT में आया हुआ है ये। दिस वाज आस्क्ड इन IIT कि TlI3 थैलियम आयोडाइड इज नॉट थैलियम प्लस 3 प्लस, इट इज Tl प्लस एंड ट्राई आयोडाइड आयन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था। और ऐसी एक दो पॉइंट्स और, जैसे PbCl4 exist but not PbI4। क्यों? बिकॉज फर्स्ट, एक तो Pb4 प्लस इज अनस्टेबल, सेकेंड I माइनस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। Cl माइनस इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट, I माइनस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जो Pb4 प्लस है ना, I माइनस के साथ जिंदा ही नहीं रह पाता, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। पता चला ये PbI2 बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेंगे, I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा प्लस I2। Pb4 प्लस ऑक्सीडाइजेज I माइनस टू I2 और खुद कन्वर्ट हो गया PbI2 में, जिंदा ही ना रह पाते। सिमिलरली FeI3, सिमिलरली FeI3 CuI2 डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों? ड्यू टू पावरफुल, अच्छा इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट तो चलो यहां लग गया लेड +4 में, ये तो आयरन कॉपर है डी ब्लॉक में, यहां कौन सा इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक का इफेक्ट है, मेनली बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली में, ड्यू टू पावरफुल रिड्यूसिंग नेचर ऑफ I माइनस। तो इसमें I माइनस का रोल ज्यादा है, इसमें भी I माइनस का रोल ज्यादा है। PbCl4 एग्जिस्ट कर रहा है तो Pb तो यहां भी +4 में है, ये तो एग्जिस्ट करता है, ये करता है, बट PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि वहां I माइनस Pb4 प्लस को जिंदा ही नहीं छोड़ता, रिड्यूस कर देता है Pb2 प्लस में। सेम थिंग हियर, PbI3 एंड CuI2 डू नॉट एग्जिस्ट, जबकि whereas FeCl3 CuCl2 डू एग्जिस्ट। कारण फिर Fe3 प्लस या कॉपर 2 प्लस नहीं है, कारण कौन है? I माइनस। I माइनस वाज रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि Cl माइनस में रिड्यूसिंग एबिलिटी नेग्लिजिबल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो गाइज ये था इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट्स ओवर। इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, हालांकि उस चैप्टर का पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं होता, बट मैं यहीं पढ़ाता हूँ इसको, इसलिए कई बार मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। हमारा सिलेबस भी थोड़ा लैगिंग चल रहा है, कम से कम 2 लेक्चर के आसपास, पर ठीक है, वो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाएगा। शुरुआत में हम थोड़ा स्लो भी चलते हैं। तो सर ये स्लो था क्या, तो फास्ट कैसा होगा? नहीं, अरे तुम भी तो नए हो, हम नए हैं तुम दोनों के लिए, हम दोनों के लिए। जब हमारी अच्छी ट्यूनिंग बैठ जाएगी ना, ट्यूनिंग समझ रहे हो? यूं ट्यूनिंग तो समझते हो तुम लोग, आजकल के बच्चे सब ट्यूनिंग समझते हैं। तो जब तुम्हारी हमारी बढ़िया ट्यूनिंग बैठ जाएगी ना, तो फिर हम थोड़ा तेज भी चलेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन। अभी पहले आप हमसे अच्छे से समझने लगे कि हम कह क्या रहे हैं, हमारा डिक्शन समझ में आया आपको। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो पहले लिखेंगे, चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की। हेडिंग लिखो, टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। पहले ये नोट कर लो,
अच्छा, ये ऑक्साइड्स होते क्या हैं वैसे? ऑक्साइड्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ एसिड्स और बेसिस। एसिड या बेसिस के एनहाइड्राइड होते हैं। एनहाइड्राइड का मतलब वाटर रिमूव कर दो। जैसे एग्जांपल H2SO4 है, इसमें से एक वाटर रिमूव कर दो तो क्या बन गया? SO3। तो SO3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। HNO3 है, जैसे दो मॉलिक्यूल में से एक H2O रिमूव कर दो तो क्या बन गया? N2O5। तो N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। और एग्जांपल जैसे HClO4, इसमें से एक H2O रिमूव कर दो तो क्या बन गया? Cl2O7। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी +7 है, यहाँ भी +7 है, +5 है, यहाँ भी +5 है और ये +6 था। दिस इज ऑल्सो +6। तो SO3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। SO3 में पानी मिला दो, यही बनेगा। N2O4 में पानी मिला दो, यही मिलेगा HNO3। Cl2O7 में वाटर मिला दो, इट विल फॉर्म HClO4। सो ऑक्साइड्स आर एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स मतलब compounds obtained by removing water molecule of oxides, acids and base। अच्छा, ये तो एसिड्स के हो गए। जरा बेसिस के देखना, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से एक H2O रिमूव कर दो तो बन गया ना बेसिक ऑक्साइड। तो ये बेसिक ऑक्साइड हुआ। और ये सब तीनों क्या हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। ऐसे ही मान लो, अब मान लो NaOH है, इसमें से दो मॉलिक्यूल में से एक H2O रिमूव कर दिया तो सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो ये भी बेसिक ऑक्साइड है। तो इस तरीके से आप कहते हो ऑक्साइड्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की। तो लिखो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। कई तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे एसिडिक ऑक्साइड। जनरली किसके होते हैं? नॉन मेटल्स के। जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं और पानी में इनका सॉल्यूशन क्या होता है? एसिडिक नेचर का। एंड दे इजीली रिएक्ट विद बेस। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। जनरली कुछ मेटल्स भी होती हैं जिनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। बताऊंगा कौन से। फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर एंड रिएक्ट विद बेस। तो एसिडिक ऑक्साइड जो हैं वो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं पानी के अंदर और रिएक्ट विद बेस। जैसे एग्जांपल्स ये है ना, SO2, SO3, CO2, N2O5, N2O3, Cl2O7, इस टाइप के ऑक्साइड्स, P4O10, P4O6 etc. All these are acidic oxides. एक होते हैं बेसिक ऑक्साइड और अल्कलाइन ऑक्साइड्स। वो नाम से मालूम पड़ रहा है। बेसिक ऑक्साइड जनरली किसके होते हैं? पढ़ा भी था आपने, जिनके मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है उनके ऑक्साइड्स, मतलब मेटल्स के। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। ये लेफ्ट साइड वाला रिमूव कर देते हैं। तो जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स मेक aqueous solution basic, aqueous solution basic और alkaline, एक ही बात होती है, alkaline and react with acids। ऑब्वियसली बेसिक ऑक्साइड है तो आसानी से किससे रिएक्शन करेंगे? एसिड्स से। जैसे एग्जांपल देखें,
एग्जाम्पल जैसे मेटल के ऑक्साइड्स, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इस टाइप के, MnO, FeO etc. So these metal oxides are basic oxides. एक होते हैं थर्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक नेचर जिनमें दोनों हो, एंड दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस, which reacts with acids as well as bases। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हों कहलाएंगे एम्फोटेरिक। बताओ एग्जांपल्स। मतलब एक तरीके से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स लाइक बेरिलियम ऑक्साइड, लाइक जिंक ऑक्साइड Al2O3, Ga2O3, Cr2O3, V2O5, As2O3, As2O5, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb2O3, इस टाइप के ऑक्साइड्स, PbO, PbO2, SnO, SnO2 etc. These are the common examples of एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो मैं टिक कर रहा हूं, यू शुड रिमेंबर, पहली लाइन वाले ही सबसे इंपॉर्टेंट वाले ले लिए मैंने। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं तो सारे निशान लगा दिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स लगभग एक जैसे होते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप, चार्ज और साइज का रेशियो लगभग सिमिलर होता है डायगोनल रिलेशनशिप में। तो BeO, ZnO, Al2O3 ये सब कहलाएंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक ऑक्साइड है, HCl से भी रिएक्शन करेगा, ZnCl2 एक्वस प्लस H2O, और बेस में भी रिएक्शन करेगा, NaOH से रिएक्शन कर लिया तो Na2ZnO2 प्लस H2O। दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। तो एसिड से भी रिएक्शन किया और बेस से भी किया इन द एक्वस मीडियम। और एग्जांपल लेते हैं, आप एक बार नोट कर लो, मैं राइट साइड वाला अभी रिमूव करूंगा। जैसे और लो एग्जाम्पल, मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम Al2O3 एम्फोटेरिक है, तो मतलब एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा, तो बनाएगा AlCl3 एक्वस प्लस H2O और बनाएगा NaAlO2 प्लस H2O, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और कई बार इसे ऐसे ही बोलते हैं AlOH4 माइनस, कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये। एक ही बात है, सोडियम मेटाल्यूमिनेट और AlOH4 माइनस। तो इस तरीके से ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। ऑल दीज डू रिएक्ट लाइक दिस। तो ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। दीज आर सम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड द फोर्थ इज न्यूट्रल ऑक्साइड्स। वो नाम से मालूम पड़ रहा है न्यूट्रल हैं, ना एसिड से रिएक्शन करें ना बेस से। डू नॉट रिएक्ट एसिड्स एंड बेसेस एज एसिड बेस रिएक्शन।
डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस एज एसिड बेस रिएक्शन। नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, एसिड बेस रिएक्शन नहीं करते बस एसिड एंड बेसिस के साथ में। एंड इसके 3 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यू शुड रिमेंबर इज, बताओ कौन? CO, NO, N2O. These 3 are very important examples. CO, NO, N2O. These are the very common and important examples. Carbon monoxide, nitric oxide, nitrous oxide. These are all amphoteric oxides. These are all neutral oxides. अच्छा, एक mixed oxides भी होते हैं जिनमें कई बार element is present in the 2 different oxidation state. लिख लेंगे, पहले यहां तक की बात लिख लो, जरा नोट कर लो। Fifth, mixed oxides. Having metals or the elements in the 2 different oxidation states. जैसे एग्जाम्पल ही लिख लो, मिक्सड होते हैं ये, जैसे Fe3O4, जैसे Mn3O4, इस टाइप के ऑक्साइड्स होंगे। जरा देखना इसमें, this is iron FeO dot Fe2O3, this is MnO dot MnO2, 2MnO dot MnO2। मैंगनीज +2 भी है, +4 भी है, आयरन +2 भी है, +3 भी है, तो इसका मतलब एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द 2 different oxidation state, that's why it is called द मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं ये मिक्स्ड ऑक्साइड्स। थोड़ा सा आइडिया रखें इन मिक्स्ड ऑक्साइड्स का भी। अब बात आती है एसिडिक एंड बेसिक नेचर कैसे डिसाइड करें, तो लिखो एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो ऑक्साइड्स में ट्रेंड्स में लेफ्ट से राइट जाने पर एंड टॉप टू बॉटम आने पर कह सकते हो मेटालिक कैरेक्टर से रिलेटेड है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर बढ़ता है ऑक्साइड्स का, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ता है। टॉप टू बॉटम आने पर बेसिक नेचर बढ़ता है और लेफ्ट राइट आने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है ऑक्साइड्स का। जैसे क्यों? इट इज ड्यू टू, तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर घटेगा तो बेसिक नेचर घटेगा। तो एज मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस, और बेसिक नेचर घटेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब जैसे एग्जांपल लें, क्या बोलोगे? सोडियम ऑक्साइड से ज़्यादा बेसिक या एसिडिक कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3, SiO2, P4O10, SO3, Cl2O7, सभी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ले लिए। अब ये तो स्ट्रांगली बेसिक, दिस इज बेसिक, दिस इज एम्फोटेरिक, अभी पढ़ा है। दीज आर वीकली बेसिक एंड दीज आर स्ट्रांगली एसिडिक। बेसिक नहीं थी, एसिडिक।
These आर स्ट्रांगली एसिडिक, तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, तो एसिडिक नेचर जो है वो ये बढ़ता जाएगा, इस तरीके से आप बोलोगे। अच्छा, ये तो इनके ऑक्साइड है, इन्हें पानी में घोलो तो या तो एसिड मिलेगा या बेस मिलेगा। ये तो हमने शुरू में कहा है कि ऑक्साइड्स आर द एनहाइड्राइड्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। इन्हीं में पानी घोल दो तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स आ जाएंगे। तो जैसे मान लो इन्हें ऐसे ही कह दो, इसका कॉरस्पॉन्डिंगली मैं लेफ्ट में लिखूंगा, ये हटा देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्साइड्स का अगर हमने एसिडिक और बेसिक नेचर कंपेयर कर लिया है तो क्या उनके ऑक्सी एसिड्स का नहीं कर सकते, वी कैन डू। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और बेसिस क्या होगा जरा देखना, वापस आओ इसमें। कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, पानी मिलाओ, NaOH, MgOH ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पानी मिला रहे हैं, H4SiO4, H3PO4, H2SO4, HClO4। इन कंपाउंड्स में पानी घोल रहा हो, पानी मिला दिया इनमें, सब में अलग अलग मिलाया है। पानी में घुल गया तो ये बन गए, मान लो कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड बना दिए हमने। हालांकि Al2O3 पानी में घुलता नहीं है, बट कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड तो है ही। जनरल बात कह रहे हैं, कभी कहो सर ये तो पानी में घुलता ही नहीं है, फिर पानी घोल के ये कैसे बना दिया? नहीं बनाया, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। बाकी तो घुल रहे हैं, ये सब पानी में घोल लो, घुल जाएगा, ये सब पानी में घुल जाएंगे और ये कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बना लिया। हम तो बात कर रहे हैं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि इन ऑक्साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्सी एसिड्स हैं या इनके जो बेसिस हैं उनका भी वही एसिडिक नेचर होगा जो इनका है। तो यहां भी क्या बोलोगे? इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। Increasing acidic nature, and you can say that HClO4 is more acidic than H2SO4. टॉप टू बॉटम जबकि क्या होगा? बेसिक नेचर बढ़ता है, तो यू कैन से दैट Na2O, K2O, इस तरीके से बेसिक नेचर। ऑक्साइड्स में ले लो, चाहें तो ऐसे ले लो, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग इनके बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियसली जो ये ऑर्डर है वही कॉरस्पॉन्डिंगली इनका पानी मिलाने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली बेसिस, उनका भी यही नेचर होगा। तो इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। मोस्ट बेसिक कौन है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसके एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं बेराइटा वाटर, बोल लेंगे बाद में, बेराइटा वाटर। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। तो ये बात याद भी रखने वाली है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है लाइम वाटर, ये पता होता है स्टूडेंट को। बट बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है बेराइटा वाटर। बेराइटा, बेरिटा भी बोलते हैं, बेरिटा या बेराइटा वाटर एक्वस सॉल्यूशंस को। तो इस तरीके से डिफाइन करते हो आप एसिडिक और बेसिक नेचर। और अगर बात करो जैसे ऑक्साइड्स की, जैसे मान लो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में बात करें तो Li2O से ज़्यादा कौन? बेरिलियम ऑक्साइड, बेसिक नेचर बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, B2O3 एंड सो ऑन। CO2 इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो गाइज ये था एसिडिक एंड बेसिक नेचर। नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और भी बातें कहनी है। दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के हम अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और पहले इसको कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ।